Hi, so we are reading class 11th economics book NCERT. इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा यूनिट 1 डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, देन यूनिट 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. इसमें हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल. यूनिट 3 was about current challenges facing the Indian economy. Chapter number 4 poverty. Then chapter number 5 human capital formation in India. Chapter number 6 was rural development. Now we'll talk about chapter number 7 employment, growth, informalization and other issues. Here we will talk about वर्कर्स और उनका एम्प्लॉयमेंट. ये पूरा जो चैप्टर है ये कोविड-19 के बैकड्रॉप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो रहा है इकोनॉमी में, वर्कर्स रिलेटेड माइग्रेशन है, इनफॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी में ज़्यादा है काम का, और ये सारे इश्यूज वी आर फेसिंग राइट नाउ. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर, इनका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है. एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, growth and changing structure of employment, then informalization of Indian workforce. फिर unemployment, types of unemployment देखेंगे, and government and employment generation. Government क्या काम करती है employment generation के लिए, what steps the government is taking. So we'll talk about all these things in this video. So we are going to talk about this introduction, workers and employment, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, देन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड ग्रुप, ये हम देखेंगे डिफरेंट सेक्टर क्या है एम्प्लॉयमेंट का, देन एम्प्लॉयमेंट इन फर्म, फैक्ट्रीज, growth and changing structure of employment. This is the growth of employment according to GDP, with respect to GDP, and this is informalization of Indian workforce. Then we'll also talk about unemployment, different type of unemployments क्या है, disguised unemployment क्या होता है, seasonal unemployment क्या होता है, then conclusion, recap and certain questions. So कोविड-19 के बैकड्रॉप में हमारी इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. इंडिया में भी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ज़्यादातर जो सेक्टर ऑफ पीपल हैं दैट आर एम्प्लॉयड इन दिस इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में एम्प्लॉयड होने के कारण इनको बहुत सारे सेफ्टी नेट्स नहीं मिलते हैं. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट कीप ऑन लॉन्चिंग सेवरल स्कीम्स सो दैट इनको भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ सेफ्टी टूल्स मिल जाए, जैसे प्रोविडेंट फंड्स एंड ऑल का यहाँ पे पेंशन का प्रोविज़न होता है. तो गवर्नमेंट कीप ऑन लॉन्चिंग सच स्कीम्स. लेट अस हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज़. यहाँ हम चैप्टर पढ़ने के बाद समझ पाएंगे अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिंग एम्प्लॉयमेंट सच एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, वर्कर, वर्कफोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. हम समझेंगे नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन, जैसे मेन और वुमेन इन दोनों का कितना परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में, economic activities in various sectors. We'll know about the nature and extent of unemployment. We'll also talk about initiatives जो government ने लिए हैं generating employment opportunities in various sectors and regions. One such name is MG नरेगा जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है. दिस इज़ इसका नंबर ऑफ डेज एंड ऑल हम बात करेंगे कि इसमें अभी इतना ज़्यादा यूज़फुल क्यों हो सकता है इस रिवर्स माइग्रेशन के बैकड्रॉप में. सो लेट अस स्टार्ट. महात्मा गांधी जी ने कहा था, what I object to is the craze for machinery, not machinery as such. Craze for machinery, not machinery as such. The craze is for what they call labor saving machinery. Men go on saving labor. मतलब ये जो वो दौर था उस टाइम पे मशीनरी ज़्यादा आ रही थी और ऐसा कहा जाता था मशीनरी रिप्लेस कर देगा ह्यूमन बींग को. लेबर सेविंग मशीनरी, men go on saving labor. Still thousands are without work and thrown on the open streets to die to starvation. Because at times when computers भी आए थे तो ऐसा माना जाता था computers बहुत ज़्यादा employment loss करेगा बेटा, बट ऐसा हुआ नहीं. मशीनरी का भी जो वर्क होता है वो लेबर सेविंग के लिए होता है, लेबर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं होता है. Now let us talk about the introduction first. People do a variety of work. कुछ फार्म्स में काम करते हैं, फैक्ट्रीज, बैंक्स, शॉप्स, कुछ वर्क प्लेसेज हैं. फ्यू अदर्स वर्क एट होम, ये कुछ लोग होम पे भी वर्क करते हैं.
वर्क एट होम इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेडिशनल वर्कर जैसे कि वीविंग या फिर लेस मेकिंग या वेराइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ये कुछ होममेड स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, बट मॉडर्न जॉब्स भी हैं जैसे कि अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है बिकॉज ऑफिसेस क्लोज है इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19, programming work in the IT industry. All you need is an internet connection and a computer. So earlier factory work meant working in factories located in the city जहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज़ enabled people to produce those factory based goods. तो ऐसे एक फैक्ट्रीज अलग से सेटअप हुआ था सिटी में जहाँ सारे वर्कर्स जाते थे और इस फैक्ट्री प्रेमाइस में वो वर्क करते थे. वाई डू पीपल वर्क, ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग काम क्यों करते हैं. वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स एज इंडिविजुअल एंड एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. काम करना हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. पीपल वर्क फॉर अर्निंग ए लिविंग, इससे हम एक लिविंग अर्न करते हैं. सम पीपल गेट और हैव मनी बाय इनहेरिटिंग इट नॉट वर्किंग फॉर इट. तो कुछ लोगों के पास ऐसे इनहेरिट करके पैसा आ जाता है बट सबके पास नहीं, नॉट वर्किंग फॉर इट. दिस डज नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाई एनीबडी. वर्क करने से एक बहुत अच्छा सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट आता है. सो बीइंग एम्प्लॉयड इन वर्क गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आता है. ये इनेबल करता है अस टू रिलेट अवर सेल्व्स मीनिंगफुली विद अदर्स. आप देखना, जब आप अच्छा काम करते हो तो यू फील गुड. एवरी वर्किंग पर्सन इज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम. जीडीपी में सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अर्निंग अ लिविंग. कोविड-19 के बैकड्रॉप में इकोनॉमी क्लोज है, तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग अपनी लिविंग अर्न नहीं कर पा रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. जिस इकोनॉमी में जितना ज़्यादा लोग इंडस्ट्रियस हैं, लेबोरियस हैं, वो इकोनॉमी उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करती है. वी हैव दिस एग्जांपल ऑफ से जापान. सो वी ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी होता है. आप एक काम बहुत अच्छे से करो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन स्टडिंग इज़ योर जॉब. You study well and you will feel this sense of accomplishment when we work to meet the requirement of those who are dependent on us. Having recognized the importance of work, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन और जो ट्रेनिंग होती है थ्रू अ वेराइटी ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग क्राफ्ट, जैसे इसको नाम हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं. मतलब ऐसी एजुकेशन दिया जाए, ऐसी ट्रेनिंग दिया जाए जिससे वो एक लिविंग वेज अर्निंग भी कर सके स्टूडेंट. जैसे प्लम्बिंग का काम सिखा दो या फिर उन्हें कारपेंट्री का काम सिखाओ, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाओ. तो ऐसा कुछ उन्हें सिखाओ, वोकेशनल ट्रेनिंग दो जिससे वो एक वेज जनरेट कर सके. Studying about working people gives us insight into the quality and nature of employment in a country. और ये हेल्प करता है in understanding and planning our natural human resources. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, एक होते हैं कैपिटल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि लोग, लिविंग बींग, ये बहुत बड़ी ताकत होती है. इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे यहाँ मैक्सिमम जनता है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन पे है, तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ वेरी गुड. It helps us to analyze the contribution made by different industries, sectors towards national income. It also helps us to address many social issues such as exploitation of marginalized section of the society, child labor, ऐसा. ये जो प्रॉपर प्लानिंग होता है, लॉज होते हैं और वर्क कंडीशंस हम डिफाइन करते हैं, तो ये बहुत सारे ये जो सोशल इविल्स भी हैं इससे भी हमें फाइट करने में हेल्प होता है. अब बात करते हैं वर्कर्स और एम्प्लॉयमेंट का. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हम सबको एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी होता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, से गवर्नमेंट सर्विस हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो. वी ऑल सीक सर्टेन एम्प्लॉयमेंट. एंड हु इज़ वर्कर? व्हेन अ फार्मर वर्क्स ऑन फील्ड, ही शी प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, जैसे कॉटन क्लोथ बन जाता है टेक्सटाइल मिल में जाके. एंड पावरलूम में, जोग्राफी में हमने पढ़ा था, ये कॉटन आता है, फिर इससे रेशा, फिर धागा बनता है, फिर ये कपड़ा बनता है. लॉरीज ट्रांसपोर्ट गुड्स करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. वी नो दैट टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल सच फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज कॉल्ड इट्स जीडीपी फॉर दैट ईयर. ये आपका एक कंट्री है, इसकी बाउंड्री के अंदर साल भर में जो फाइनल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ द country. So when we also consider what we pay for our import and get our export, because हम आइसोलेशन में रहते नहीं है. इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया, सऊदी से कच्चा तेल इंपोर्ट किया, देन इसको कुछ आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दिया. तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वी फाइंड दैट देयर इज़ अ नेट अर्निंग फॉर द कंट्री विच मे बी पॉजिटिव. जैसे चाइना पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, मैन्युफैक्चरिंग देता है, बट ये ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और इम्पोर्ट कम कर रहा है, तो टोटल गेन किसके पास हुआ, चाइना के पास हुआ. तो
आप देखो चाइना का फॉरेक्स रिजर्व कहाँ है, इसका नंबर बताओ, दिस इज़ ह्यूज। चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत बहुत ज़्यादा है इंडिया से भी। सो इफ़ वी हैव एक्सपोर्टेड मोर इन वैल्यू टर्म्स देन इम्पोर्टेड, और नेगेटिव कब होगा, अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सीड हो रहा है वो एक्सपोर्ट से इन अदर टर्म्स। जीरो कब होगा, जब दोनों सेम हो जाएंगे। तो 1991 का हम एलपीजी का रिफॉर्म भी किए तो वहाँ पे हमें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा था, हमारे पास 2 हफ्ते से ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं बचा था। सो व्हेन वी एड दिस अर्निंग प्लस और माइनस फॉरेन ट्रांजेक्शन में, हमको पता लगता है व्हाट वी गेट इज कंट्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फॉर दैट ईयर। तो ये ग्रॉस नेशनल GNP हो जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल आपने यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें जीडीपी में। सो दोज एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो दिस GNP में आपको हेल्प कर रही है उनको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो, हाई कैपेसिटी में या लो में या वर्कर में, इवन इफ सम ऑफ देम टेम्पररली एब्सटेन है फ्रॉम वर्क ड्यू टू से इलनेस, इंजरी या फिजिकल डिसेबिलिटी, बेड वेदर, फेस्टिवल, सोशल रिलीजियस फंक्शंस व्हाटसोएवर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्कर। Workers are also include all those who help the main worker in these activity. हम जनरली सोचते हैं those who are paid by an employer of their work as worker. This is not so. जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो भी वर्कर्स होते हैं। वर्कर मतलब वो पर्सन हो गया जो कुछ वर्क कर रहा है और उसका जो वर्क है वो GNP में कैलकुलेट भी हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ वर्कर। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में मल्टी फेसेटेड है, बहुत टाइप की हो सकती है। सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, सम अदर्स गेट एम्प्लॉयड फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर। मैनी वर्कर्स डो नॉट गेट फेयर वेज फॉर देयर वर्कर, ऐसा अक्सर होता है, उनको जितना तनख्वाह मिलना चाहिए, जितना वेजेस मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड एज एम्प्लॉयड। तो ये जो वर्कर की कैटेगरी हमने देखा, ये वो काम करते थे जो GNP में कैलकुलेट हो रहा था। इन वर्कर्स में जो एंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उनको हम बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयड है। You might be interested in knowing the number of people actively engaged in various economic activity because ये क्या है, मल्टी फेसेटेड है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट। मेजॉरिटी ऑफ अवर पीपल रूरल एरिया में रहते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स रिसाइडिंग देयर इज हाई, तो यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स भी हाई है। सो दैट इज़ वाई हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, रूरल इंडिया ही रियल इंडिया का फेस बताता है। सो यहाँ पे हमने एक ये टर्म देखा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है रूरल वर्कर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबाउट दिस मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, दिस मैनी नंबर, दीज मैनी नंबर मेन फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। 70% ऑफ जो वर्कर हैं वो मेन है, रेस्ट विमेन है, मतलब विमेन का जो परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स में वो कम है। चाइल्ड लेबर्स भी हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ labor in respective sexes. So women worker account for 1/3 of the rural workforce, whereas in urban area they are 1/5 of the workforce. Note down this thing, rural में करीब 1/3 workforce women है और urban में 1/5 है। So urban में जो women working population है, percentage है, वो कम है। They are just 1/5 of the workforce. Women carry out works like जैसे cooking, fetching water, fuel wood, participate in farm labor, etc. They are not paid wages in cash or in the form of grain. At times they are not paid at all. For this reason, those women are not categorized as worker. तो काफ़ी सारा काम होता है, जैसे होम में भी यू सी कि काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, दिन भर वो काम कर रहे हैं बट उसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग पेड। सो दैट इज़ वाई वो जो काम है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। देन इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि दीज वीमेन शुड ऑल्सो बी कॉल्ड वर्कर बिकॉज मैनी जो वीमेन हैं से हाउस वाइफ्स हैं, घर पे इतना ज़्यादा काम कर रही हैं बट उसका हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं। इसके बारे में आपको क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट अगर बात करें तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो इंडिकेटर बताता है विच इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। मतलब आपकी कंट्री में 100 पॉपुलेशन है और इसमें से 50 वर्क कर रहे हैं, वर्कर हैं, तो ये एक अलग क्राइटेरिया दिखा रहा है। This ratio is useful in knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of the country. तो जो काम कर रहा है मतलब वो contribution दे रहा है, जो काम नहीं कर रहा है वो contribution नहीं दे रहा है। अगर रेशियो हायर है तो इसका मतलब एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज़ ग्रेटर। 100 लोगों में से अगर 80 लोग वर्कर हैं मतलब ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। इफ़ द रेशियो फॉर अ कंट्री मीडियम है
या लो है, इसका मतलब है वेरी हाई प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन की है वो कोई काम नहीं कर रही है, दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 100 में से 10 लोग ही काम कर रहे हैं, 90 लोग काम नहीं कर रहे हैं। यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड लोअर क्लासेस में कि मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रेसिड्यू रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारी कंट्री इंडिया है, इसमें आज की डेट में कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस बाउंड्री के अंदर, वो बनाते हैं इसकी पॉपुलेशन। इफ़ यू वांट टू नो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर इंडिया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इन दोनों का हम डिवीज़न कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया का मिल जाएगा। टेबल 7.1 में बताया गया है कि डिफरेंट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एवरी 100 पर्सन में से अबाउट 35 आर वर्कर इन इंडिया। 100 में से करीब 35 लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इकोनॉमी में ना अक्सर चीज़ हम परसेंटेज में बताते हैं, बिकॉज परसेंटेज में बताने से क्या होता है, कंपैरिजन ईजी हो जाता है। अर्बन एरिया में प्रपोर्शन 34 है, रूरल एरिया में 35 है। सी डिफरेंस क्यों है, रूरल में ये ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। पीपल इन रूरल एरिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है टू अर्न अ हायर इनकम, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। मैनी डू नॉट गो टू स्कूल्स कॉलेजेस, ये सारी फैसिलिटी नहीं है, अगर वो जाते भी हैं तो डिसकंटिन्यू हो जाता है मिडिल में टू जॉइन वर्क फोर्सेज। अर्बन एरिया में कंसिडरेबल सेक्शन इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो अर्बन पीपल के पास बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, तो इनके पास ऑप्शन ज़्यादा है अर्बन में। दैट इज़ वाई माइग्रेशन क्यों हो रहा था, माइग्रेशन इसलिए हो रहा था बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर है से मुंबई में या दिल्ली में। तो रूरल एरिया में पीपल कैन नॉट स्टे एट होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशन मे नॉट अलाउ देम टू डू सो। सो दैट इज़ वाई रूरल एरिया में ये जो परसेंटेज है दैट इज़ 35 और अर्बन में दैट इज़ 34। इसका एक और कारण आगे हम पढ़ेंगे, दिस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी। ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, दिस इज़ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो टोटल इंडिया का, रूरल एंड अर्बन। ये 2017-18 का डेटा है, दैट इज़ क्वाइट रेलेवेंट, यू कैन यूज़ दीज डेटा इन योर आंसर्स। ये डेटा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया का। नाउ कुछ कम्युनिटी में हम देखेंगे मेल्स डू नॉट अर्न अ हाई इनकम, दे डू नॉट स्पेंड वुमेन टू वर्क एंड वाई, ऐसा भी हमारे यहाँ कुछ सोसाइटीज़ में ऐसी बातें भी हैं। नाउ कंपेयर टू फीमेल मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग, ऐसा जनरल हम ऑब्जर्वेशन होता है। डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट बहुत लार्ज है अर्बन एरिया में। 100 अर्बन फीमेल्स ओनली अबाउट 14 आर एंगेज्ड इन सोशो इकोनॉमिक सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। रूरल एरिया में 100 रूरल वुमेन में करीब 18 पार्टिसिपेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट में, तो यहाँ पे भी रूरल में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इन जनरल अर्बन women in particular not working. It is common to find that where men are able to earn high income, families discourage female member from taking up jobs. ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर men का इनकम बहुत अच्छा हो रहा है, these are certain things, although this is not that good, but ऐसा होता है कई जगह. Going back to what has already been mentioned above, many household activities done by women are not recognized as productive work. Now this is the problem. जो household work होता है वो GNP and all में recognize नहीं हो रहा है, तो इससे तो ये disadvantage हो गया. That is why इतना women work कर रही है but इस work का recognition नहीं हो रहा है, because narrow है definition of work leads to non recognition of women's work. So that is why इनका participation workforce में कम हो गया है, because ये जो काम कर रहे हैं वो identify recognize ही नहीं हो रहा है. अंडर एस्टिमेशन है, ये जो नंबर दिखा रहे हैं ना 14 और 18, ये इससे कहीं ज़्यादा नंबर है, बट यहाँ पे इनका काम रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है. विमेन एक्टिवली एंगेज्ड है मैनी एक्टिविटी में विद इन द हाउस फैमिली फार्म्स, बट उनको उस बात के पैसे नहीं मिल रहे हैं. दे आर सर्टेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड एंड फार्म्स. नंबर शुड बी एडेड टू द नंबर ऑफ विमेन वर्कर. नाउ ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है, इस पर काफ़ी बातें होती है, डिबेट होता है कि ये वर्क भी हमें काउंट करना चाहिए. इकोनॉमिस्ट अक्सर इस पर आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक, ये होना चाहिए? होना चाहिए तो गिव आर्ग्यूमेंट्स, नहीं होना चाहिए तो अगेन गिव आर्ग्यूमेंट्स. सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर होते हैं, ये किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये खुद के लिए काम कर रहे हैं, या फिर हायर्ड है इनकी सर्विसेज. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताता है अबाउट वर्कर स्टेटस इन सोसाइटी और अबाउट द वर्किंग कंडीशन. By knowing the status with which a worker is placed in an enterprise, it may be possible to know one dimension. क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री क्या है. नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप क्या एम्प्लॉयमेंट है, बट वो एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है, क्या काम कर रहा है. तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री,
ये इनेबल करता है टू नो द अटैचमेंट अ वर्कर हैज़ विद हिज द जॉब एंड अथॉरिटी शी और ही हैज़ ओवर द एंटरप्राइज एंड अदर को वर्कर। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर है, मेल वर्कर्स में से सम आर सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ रेगुलर तनख्वाह पाने वाले होते हैं, रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ कैजुअल वेज लेबरर्स होते हैं। ये सेम मेल में है ये पाई चार्ट, और दिस पाई चार्ट इज़ विद फीमेल। नाउ लेट अस टेक 3 वर्कर्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सीमेंट में है, कंस्ट्रक्शन में है, सिविल इंजीनियर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। स्टेटस ऑफ ईच वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। सी, इनका हर एक का स्टेटस अलग होगा बिकॉज हर जगह दे आर डिफरेंटली पेड है। सिविल इंजीनियर को अलग पैसा मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को अलग मिल रहा है, और सीमेंट शॉप ऑनर को अलग पैसा मिल रहा है, तो इनका पैसा अलग अलग है। वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो खुद ही एक ऑपरेट कर रहे हैं एंटरप्राइज और उसके लिए उनको पेमेंट मिल रहा है, तो ये सेल्फ मतलब खुद ही एम्प्लॉयड हो गए हैं। सीमेंट शॉप वाला सेल्फ एम्प्लॉयड है। 52% वर्कफोर्स इंडिया की इस कैटेगरी में। नोट डाउन दीज नंबर, दे आर वेरी यूजफुल। 52% वर्कफोर्स इंडिया में कहाँ पर आती है? सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या है? ये कैजुअल वेज लेबरर है, जहाँ काम मिल रहा है वहाँ पे ये वर्क स्टार्ट कर देंगे। ऐसी करीब 25% इंडिया में ये हो गई, तो 52 ये हो गई, और 25 दिस इज 77% ये हो गया। देन जो रिमेनिंग है दैट इन गेट अ रेन्यूमरेशन फॉर द वर्क डन। Workers like the civil engineer working in the construction firm account for say 23% of India workforce. So 55 and this is 20, this is 52, this is 25 and this is 23. तो ये हो गया 100। जब वर्कर एंगेज होता है समवन और एन एंटरप्राइज आर पेड हिज और हर वेजेस रेगुलर बेसिस पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉय। ऐसे लोगों को हर महीने से एक फिक्स्ड तनख्वाह है वो इनको मिल जाती है। चार्ट 7.1 ये है, इसमें अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट बाय दिस जेंडर। एम्प्लॉयमेंट मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, यहाँ पे मेन विमेन दोनों का दिया हुआ है। कैजुअल वर्क फोर्स है, ये सेकंड मेजर सोर्स है फॉर बोथ मेन एंड विमेन। ओके, रिमेंबर दिस इज 52, ओके दिस इज 52, दिस इज 25 एंड दिस इज 23। ये इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, अर्बन वर्कर में भी और ये रूरल वर्कर में भी। यहाँ पे भी आप देखिए कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉयज़ हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं। दोनों का परसेंटेज यहाँ पे डिफरेंट है। रूरल में से ये परसेंटेज ज़्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है, जबकि रेगुलर सैलराइड कम है और दिस कैजुअल वेज लेबरर ज़्यादा है, और अर्बन में ये परसेंटेज अलग है। नोट डाउन दीज नंबर्स, फैक्ट्स, दे आर इम्पॉर्टेंट। अब सैलराइड एम्प्लॉयमेंट जो है मेन विमेन का दोनों का भी मैनेज है। मेन 23% है, विमेन का 21% है। अगर हम कंपेयर करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स रूरल और अर्बन एरिया में, तो हमें ये पता लगा यहाँ पे कि जो कैजुअल लेबरर हैं, सी ये कैजुअल लेबरर थे और इनका परसेंटेज यहाँ पे देखो 29% रूरल है और 15% केवल अर्बन में है। ये थे आपके रेगुलर सैलराइड, दिस इज रेगुलर सैलराइड, दिस इज 47% इन अर्बन एंड 13% ओनली इन रूरल, एंड दिस इज दिस टेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड 58 इन रूरल एंड ओनली 38 इन अर्बन। तो ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। फॉर्मर में मेजॉरिटी है लैंड कल्टिवेबल इंडिपेंडेंटली। गांव में क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी होती है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ गया है। नेचर ऑफ वर्क अर्बन एरिया में अलग है, तो एवरीवन कैन नॉट रन फैक्ट्री शॉप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। सो दिस इज़ वाई ये इतना डिफरेंस दोनों में आ रहा है रूरल और अर्बन एरिया में। Now, can we say that self-employed earn more than the casual wage laborer or a regular salaried employee? ये ऐसा कोई रूल नहीं है। In certain cases, we can have this observation. आइडेंटिफाई करें फ्यू अदर इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। सी जैसे ये क्या है, गारमेंट वर्क है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ये फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट है फॉर विमेन। तो ऐसे भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। बांग्लादेश में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में लेबर फ्लो होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी से इंडस्ट्री और सर्विसेज में। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था 9th और 10th में कि जो पहले प्राइमरी एक्टिविटी होती है, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद एक सर्विस सेक्टर आता है, इस तरीके से आगे बढ़ती है। वर्क फोर्स का जो नेचर है वो चेंज होता है। वर्कर्स माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन एरिया में, तभी तो दिल्ली और मुंबई यहाँ से बिहार, यूपी, बंगाल, ओडिशा से यहाँ पे माइग्रेशन हुआ था।
मच लेटर स्टेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर बिगिंस टू लूज इट्स शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, और जो सर्विस सेक्टर है इंडिया में वो रैपिड एक्सपेंशन होगा, स्पेशली कब 1991 के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। Generally, we divide all economic activity into 8 different industrial division. Note down these things. पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है माइनिंग एंड क्वारिंग, माइनिंग मतलब दिस कोल माइंस एंड ऑल, क्वारिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग, स्टोन का क्वारिंग होती है। थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, फिफ्थ इज कंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ ट्रेड है, सेवंथ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज है, और एट्थ सर्विसेज है। Now for simplicity, all the working persons engaged in these divisions can be clubbed into three major sector. एक होते हैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, एंड देन सर्विस सेक्टर, ऐसे करके तीन यहाँ पे हमने डायमेंशंस कर रखे हैं। देन यहाँ पे भी डिफरेंट परसेंटेज है, रूरल में और अर्बन में, मैन एंड फीमेल में, एंड टोटल में भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री है ये। यहाँ पे एक जैसे न्यूज़पेपर में वन सेक्शन है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आती है, अक्सर लीडिंग पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके न्यूज़पेपर भी आता है, वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी ऐसे क्वालिफिकेशन होती है और उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए बुलाया जाता है। इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट करीब 24% वर्कफोर्स का, 31% है वो सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर में कितने हैं, 31% जो वर्कफोर्स है वो 31% इज़ इन सर्विस सेक्टर। 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन रूरल एरिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये इन सब चीज़ों में है, मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटी में है। 20% जो रूरल एरिया में है ये मैन्युफैक्चरिंग में है एंड कंस्ट्रक्शन में है, अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में करीब 20% है रूरल वर्कर्स में। तो रूरल में देखना सर्विस सेक्टर कम होगा और ये प्राइमरी सेक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा। 60% जो है वो डिपेंड एग्रीकल्चर एंड ऑल पे है, 20% है मैन्युफैक्चरिंग में, एंड देन 20% सर्विस पे है। तो सी दिस परसेंटेज इज़ हायर इन रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ मेजर एम्प्लॉयमेंट, अर्बन शहर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादातर लोग शहर में कहाँ पे होंगे, सर्विस सेक्टर में होंगे। 60% अर्बन वर्कर सर्विस सेक्टर में है। सेकेंडरी सेक्टर गिव एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/3 ऑफ अर्बन वर्कफोर्स। नाउ ये समझने की क्यों ज़रूरत होती है, because you know if you are administrating something or you are asked to make some policies and all, तो you should know कि शहर में, गांव में, सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर, प्राइमरी में कितना प्रतिशत लोग किस काम में, एक्टिविटी में एम्प्लॉयड हैं। बिकॉज इफ़ यू नो दिस थिंग यू वुड बी बेटर इक्विप्ड टू टेक दिस पॉलिसीज, मेक दिस पॉलिसीज एंड टेक डिसीजंस। सो बोथ मेन एंड वुमेन वर्कर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्राइमरी सेक्टर। विमेन वर्कर का यहाँ पे ज़्यादा है प्राइमरी में, 57% फीमेल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, लेस देन हाफ ऑफ दिस इन दिस सेक्टर। मैन गेट अपॉर्चुनिटी इन बोथ सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा जेंडर बेस्ड भी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट चेंज होता रहता है, कोविड-19 एक आ गया है, इसके पहले का फेज़ अलग है और बाद वाला फेज़ अलग है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा। चैप्टर 2-3 में हमने देखा प्लानिंग स्ट्रेटजीज इन डिटेल। आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट में, उसमें क्या लिखा था कि जो अगले 5 साल में नए जॉब्स आने वाले हैं ना, 5 to 10 ईयर्स में, वो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए, इन्वेंट भी नहीं हुए, मतलब दे आर गोइंग टू बी समथिंग न्यू। बिकॉज 10 ईयर्स पहले किसी ने सोचा नहीं था IT रिवॉल्यूशन होगा और इस टाइप के नए जॉब्स क्रिएट होंगे, अब हो गए। अब जो अगले 10 साल में जॉब्स आ रहे हैं वो अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, बट दे आर गोइंग टू कम, और ये डिफरेंट होंगे। तो ये जो नेचर है, व्हाट डज दैट मीन, नेचर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है ना, दे कीप ऑन चेंजिंग, इट कीप ऑन चेंजिंग। लुक एट 2 डेवलपमेंटल इंडिकेटर है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और GDP, ये दोनों एक इंडिकेटर है। 70 years of planned डेवलपमेंट हुआ, एम्ड एट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज ऑफ नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने प्लान्ड वे में प्लानिंग कमीशन के थ्रू ये सारे काम किए। GDP की बात करें तो पॉजिटिवली ग्रो हुआ, हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ। देन देर वॉज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ GDP थी, GDP ऐसे फ्लक्चुएट हो रही थी। इस पीरियड में एम्प्लॉयमेंट ग्रो हुआ एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। शुरुआत में कम था, एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी इशू होता था। एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़ा है सर्विस सेक्टर के बाद, और वो भी 1991 LPG, अदरवाइज जॉब्स का बड़ा क्राइसिस होता था। अभी जब से ये कोविड-19 एंड इकोनॉमिक रेसेशन एंड ऑल चल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट का फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और वो भी कहाँ पे, दिस सर्विस सेक्टर में, IT, BPO एट्सेट्रा। सो डिसहार्टनिंग डेवलपमेंट हुआ लेट 1990s में, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। इस साल में, दीज ईयर्स में वाइडनिंग गैप था बिटवीन द ग्रोथ ऑफ GDP एंड एम्प्लॉयमेंट।
Indian economy without generating employment, we have been able to produce more goods and services. Scholars refers to this phenomenon as jobless growth. Jobless growth क्या होती है? जब आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है बट उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, सो दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। ये कुछ फेज है आफ्टर 90s में डिसहार्टनिंग डेवलपमेंट लेट 1990s में हुआ था, यहाँ पे कुछ टाइम तक हमारी जॉबलेस ग्रोथ भी हुआ था। So far we have seen how employment has grown in comparison to GDP. GDP और एम्प्लॉयमेंट, अगर जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है तो वो जॉबलेस ग्रोथ है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जो ग्रोथ है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है फ्यू हैंड्स में, फ्यू सेक्टर्स में, इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। तो कुछ सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उससे जीडीपी फिगर तो बढ़ जाता है बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। तो वी हैव सीन हाउ एम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रोन इन कंपैरिजन। ग्रोथ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जो जीडीपी है ये अफेक्ट करता है डिफरेंट सेक्शन ऑफ वर्क फोर्स के लिए भी। हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड इन अवर कंट्री। अब देखिए दो इंडिकेटर्स हैं वी हैव सीन इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन वेरियस इंडस्ट्री और उनका स्टेटस क्या है। सी ये क्या है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और ये जीडीपी है 1951 टू 2002। ओके, सो दिस द फर्स्ट वन इज जीडीपी। ये देखिए जीडीपी कैसे चेंज हो रही है, 5.8, 3.4, 6.1, 6.1, 8.7, 7.8 और उसके रेस्पेक्ट में ये क्या चल रहा है, दिस इज एम्प्लॉयमेंट। तो हमने अभी क्या देखा 90s में, दिस इज 90s में, यहाँ पे ये तो ग्रोथ हुआ, दिस जीडीपी इज ग्रोइंग बट साथ में ये क्या हो रहा है, सी दिस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ग्रोइंग, जीडीपी इज ग्रोइंग बट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ग्रोइंग। तो इसको हमने क्या बोला, जॉबलेस ग्रोथ। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट का ये डेटा हमने देखा, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बनाते हैं हम, रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शनल ऑफ पीपल डिपेंडिंग इन एग्रीकल्चर। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर से लोगों को दूसरे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स होता है, शोज सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्क टू नॉन फार्म वर्क। धीरे धीरे आप देखना एम्प्लॉयमेंट का नेचर भी चेंज हो रहा है, काफ़ी लोग फार्मिंग छोड़ के दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है फॉर द इंडियन वर्कफोर्स। अगेन कोविड-19 के पहले की बात है ये। यू मे नोटिस दैट शेयर्स ऑफ दिस सेक्टर इंक्रीज हो गया है दिस टू दैट। ये फिगर हमने कॉन्टिन्यूसली देखा है, 1991 का जो रिफॉर्म्स हुए इसने सर्विस सेक्टर को बहुत हेल्प दिया है, आईटी, बीपीओ एंड ऑल सच थिंग्स। जबकि मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इसके लिए ये काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ है। नो दिस इज ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सर्विसेज में ये सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर एंड कैजुअल वेज लेबरर्स हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड और कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, जो मतलब वेज वर्कर्स। अभी जैसे एक नया टर्म और क्या हमने पढ़ा था, गिग इकोनॉमी। ये गिग इकोनॉमी यू शुड नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिग इकोनॉमी जैसे जब काम आता है तो इनको जॉब मिल जाता है, प्लेटफॉर्म में इनको प्रोवाइड हो जाता है। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो कुरियर डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जोमेटो एंड उबर एंड ऑल के काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे लोग आके अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। प्रोजेक्ट जॉब्स आए, फ्रीलांसिंग वर्क हो रहा है, दे गेट पेड फॉर देयर वर्क, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गिग इकोनॉमी। तो ये कैजुअल वेज वर्क भी होता है यहाँ पे ऐसे। फिर एक दौर आता है जब स्टैग्नेशन हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, मॉडरेट राइज हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 11 से 18 के बीच में। सरकार जितनी भी होती है, चाहे इंडिया की हो या यूएसए की हो, हर एक का यही टारगेट होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, लोगों को एक लिविंग वेजेस मिलनी चाहिए। देन सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड वर्कर हैं, यहाँ पे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी अब बढ़ रहा है। आप देखना लोग राइटर्स हैं, से समथिंग वीडियो मेकर्स हो गए हैं, या फिर दे आर डूइंग दिस सम अदर काइंड ऑफ वर्क। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो हाईली वल्नरेबल भी होते हैं बिकॉज इनके पास बहुत सारी सेफ्टी नेट नहीं होती, कब काम आना बंद हो जाए और कब इनके पास क्राइसिस आ जाए। सो दे फील वल्नरेबल ऑल्सो एट सम टाइम्स, स्पेशली जैसे ये रेसेशन और कोविड-19 जैसा टाइम है तो उसमें ये सेक्शन जो सोसाइटी का है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। बिकॉज गवर्नमेंट सर्विसेज एंड ऑल है, उनको रेगुलर सैलरी मिल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर में उनको अगेन सेफ्टी नेट्स होते हैं बहुत सारे। बट ये जो गिग इकोनॉमी है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है, सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट आजकल काफ़ी इस पर एम्फेसाइज भी कर रही है कि इनके लिए भी स्कीम्स आनी चाहिए, इनको सिक्योरिटी एंड ऑल प्रोवाइड करने के लिए।
सो दिस इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। दूसरा जो हो रहा है वो हो रहा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका और कंपनी के पास से इतने परसेंटेज, इतने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं तो उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा, एडवांस सैलरी देना होगा, पीपीएफ ईपीएफ में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ऑल में। ये कम है। इंडिया में जो ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं वो इनफॉर्मलाइजेशन पे है। इनफॉर्मल वर्कफोर्स इज़ हाई। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कैजुअल लेबरर्स ज़्यादा हो रहे हैं। प्लानिंग, डेवलपमेंटल प्लानिंग जो इंडिया की थी, ये डिसेंट लाइवलीहुड तो इसने प्रोवाइड किया बट इनफॉर्मल ज़्यादा हो गया ये। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी थी, सरप्लस वर्कर्स आएंगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह, ऐसा हमने सोचा था। फिर प्रीसीडिंग सेक्शन में हमने देखा 70 साल बाद भी प्लान डेवलपमेंट, more than half of the Indian workforce depends on फार्मिंग एज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और रूरल इकोनॉमी जो है यहाँ पे पोवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ओवर द ईयर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गया है। वर्किंग मोर देन 10 to 20 ईयर्स, वाई डू सम वर्कर नॉट गेट मटर्निटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं है, ग्रेचुटी क्यों नहीं है, पेंशन क्यों नहीं है। ये चीज़ें होती है ना, ये इनफॉर्मल वर्कफोर्स में नहीं मिलती है। Why does a person working in the private sector get a lower salary as compared to another person doing the same work but in the public sector? तो सैलरी में भी यहाँ चेंजेस आ जाते हैं। गवर्नमेंट फिर लेके आती है ये लेबर लॉज। लेबर लॉज मतलब इनके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज इंडिया में हमने अगेन देखा है कैपिटलिस्ट भी नहीं है और सोशलिस्ट भी नहीं है, हमारे यहाँ मिडिल वे है और वेलफेयर अप्रोच भी गवर्नमेंट लेती है। सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स फॉर्म ट्रेड यूनियंस बन जाती है। इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात होती है, बेटर वेजेस एंड ऑल। वी क्लासीफाई वर्कफोर्स इनटू टू कैटेगरी। एक होता है वर्कर्स फॉर्मल कैटेगरी में और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल कैटेगरी में। पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स जो होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, ऐसे दो हो सकते हैं। विच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर और मोर आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन एंड ऑल पेपर वर्क होगा यहाँ पे फॉर्मल वर्क में। एंड दोज हु वर्क इन सच एस्टैब्लिशमेंट आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर वर्कर। ये दो हो गए, एक है फॉर्मल एक है इनफॉर्मल। 10 से ज़्यादा अगर हायर हो रहा है आपका वर्कर तो वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड जैसे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, इसमें जो वर्क कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं हु डू नॉट हैव एनी हायर्ड वर्कर, तो ये क्या हो जाते हैं, इनफॉर्मल हो जाते हैं। देन हमने देखा नॉन फॉर्मल कैजुअल वेज लेबरर्स हैं हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हेड लॉर्ड वर्कर्स हैं, इनका भी एक परसेंटेज ज़्यादा होता है। हमने देखा कि द वेज ऑफ क्लासिफाइंग वर्कर है, इस क्लासिफिकेशन एज वेल पॉसिबल वेज और क्या हो सकते हैं। सो दीज आर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सकें इन वर्कफोर्स को। आइडेंटिफाई लाइक कि ये पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और अकॉर्डिंगली हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें। फॉर्मल सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर इज कलेक्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इससे ये डेटा लेती है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मेजर एम्प्लॉयर्स फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया में 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर हैं। देन विमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 1/6 ऑफ फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स। तो अगेन दिस इज नॉट गुड, विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, दैट इज इन फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स। इकोनॉमिस्ट ने पॉइंट किया रिफॉर्म प्रोसेस जो हुआ 1990s में रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फॉर्मल सेक्टर, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था। सो दिस वाज वन रीज़न। कोई भी इकोनॉमी जो चाहती है ना वर्ल्ड में, वो हमेशा ये चाहती है कि फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, इनफॉर्मल कम हो, फॉर्मल ज़्यादा हो, ऑर्गेनाइज ज़्यादा हो। ओके, देन जैसे ये रोड साइड वेंडिंग है, ये इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे ये है ना, दिस इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, फॉर्मल में मिलते हैं, इनफॉर्मल में नहीं मिलते हैं। ये ज़्यादा अर्निंग देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर होता है फॉर्मल का। डेवलपमेंटल प्लानिंग जो होती है वो एनविसाज दैट इकोनॉमी ग्रो, मोर एंड मोर वर्कर वुड बिकम फॉर्मल सेक्टर वर्कर होने चाहिए, बट इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। प्रपोर्शन ऑफ वर्कर एंगेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर वो ड्विंडल। हमने ये प्लान किया था जितना ग्रोथ होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मल इंक्रीज होगा, इनफॉर्मल कम होगा, बट इट डिडंट हैपन। तो ये चार्ट बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो देखिए फॉर्मल में कम है, जैसे ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रेगुलर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, दीज आर फॉर्मल। और ये इनफॉर्मल में है, इसमें ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड है, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। देन यहाँ पे फिर लिखा है कि
30 मिलियन एंड सम फिगर इनफॉर्मल सेक्टर में मेल एंड 69% वर्कफोर्स है। इसमें भी अगर अपन जेंडर वाइज देखें ना तो फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा है इनफॉर्मल में ज़्यादा परसेंटेज है फीमेल इन कंपैरिजन टू फॉर्मल। सो दिस इज मेल एंड फीमेल वर्कर इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर 2009 टू 2012। फिर ये इनफॉर्मलाइजेशन इन अहमदाबाद है। यहाँ पे केस स्टडी दिया है कि अहमदाबाद में मिल वर्कर होते थे, जॉब लॉसेस हुआ, दे गॉट इन ट्रबल। देन इस तरीके से कोविड-19 में भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज क्लोज हो गई है। तो दैट इज़ वाई आपने सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने पढ़ा एमएसएमई जो है, मीडियम स्मॉल दिस एंटरप्राइजेज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इनको गवर्नमेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रही है, रिलीफ पैकेजेस दे रहा है ताकि जॉब लॉसेज नहीं हो और इकोनॉमी कंटिन्यू मूव आगे करे। देन 70s में हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज़ नॉट ग्रोइंग, वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम, ये भी एक इशू होता है। तो इन टोटलिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इनफॉर्मल को पसंद नहीं करते हैं, हम फॉर्मल जो है एम्प्लॉयमेंट इसको पसंद करते हैं। वर्कर डिसमिस थे, कंपनसेशन नहीं मिला, अचानक जॉब लॉस हो जाता है, टेक्नोलॉजी यूज हुआ इनफॉर्मल सेक्टर में आउटडेटेड है। फिर एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे लेबर्स लॉज एंड ऑल इनकी अपील भी हो सकती है, यहाँ पे ये इसका काम होता है। इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएट करती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर टू इनफॉर्मल, हमें इनफॉर्मल को कम करना है, फॉर्मल को बढ़ाना है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है, लोग काम करना चाहते हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, ये अपन और आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे। मैनी सिटीज़ में आप देखो ये जो एक्सचेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट मील या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, या फिर जैसे naukri.com या इस टाइप की वेबसाइट्स एंड ऑल है, यहाँ पे लोग रेज्यूम डालते हैं और एप्लीकेशन डालते हैं एम्प्लॉयमेंट का, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग वर्क। अब जॉब नहीं मिल रहा है, इसके लिए वैकेंसीज़ का ये वेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जाते हैं। NSSO जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफाइन करती है अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क आर नॉट वर्किंग, जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, either seek work through employment exchange, intermediaries, friends, relatives or by making application to prospective employer, या जो express कर रहे हैं willing or availability for work under the prevailing condition of work and remuneration. What does it mean? इट मीन्स आप काम करना चाहते हो, आप सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, हर जगह आप अपना रिज्यूम एप्लीकेशन सेंड कर रहे हो, काम नहीं मिल रहा है, तो देन ओनली यू आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। अगर आप काम नहीं करना चाह रहे हो मतलब यू आर नॉट इन वर्क फोर्स, दैट इज अनदर इशू। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क एंड यू आर नॉट गेटिंग वर्क, देन दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन वेराइटी ऑफ वेज है, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। इकोनॉमिस्ट डिफाइन करते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन इज वन हु इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन हाफ अ डे। इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट निकालती है। 3 सोर्सेज ऑफ डेटा है, रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर, इससे डेटा हमें मिलता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिलके ये डेटा प्रोवाइड कराता है। तो ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में सीन काफ़ी ज़्यादा होता है। एक सीन ये भी है बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम इतने सारे पॉपुलेशन को कैसे एम्प्लॉयमेंट दें। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी होते हैं इकोनॉमी में, जैसे कि एक होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे ये पहली सिचुएशन डिस्क्राइब किया था, लोग काम करना चाहते हैं बट उनको मिल नहीं रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिस्ट कॉल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडियन फर्म्स एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जैसे ये एक काम एक पर्सन कर सकता था बट यहाँ पे 4 लोग लगा दिए, तो ये क्या हुआ, एक फॉर्म ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ये अनएम्प्लॉयमेंट है बट ये छिपा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है बट ये छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। एक्चुअली में ये लोग अनएम्प्लॉय हैं, इसमें एक पर्सन काम कर सकता था बट 4 कर रहे हैं, तो 3 अनएम्प्लॉयड है बट ये डिस्गाइज्ड है, छुपा हुआ है। इकोनॉमिस्ट कॉल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडियन फर्म्स एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब
डिस्गाइज्ड है और अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि फार्मर के पास 4 एकड़ लैंड है, उसको 2 वर्कर चाहिए, बट वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा लोग लगा दिए, 5 लगा दिए, तो इससे क्या हुआ, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया वहाँ पे। इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर बहुत सारा ऐसा होता है कि किसी टाइम पे उन्हें वर्क मिल रहा है और किसी टाइम पे वर्क नहीं मिल रहा है। मॉनसून एंड रेंज में वर्क आ जाता है, देन दूसरे सीजन्स में वर्क नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काफ़ी कॉमन है। नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन विलेज फॉर ऑल मंथ्स इन द ईयर, कुछ टाइम तक इन्हें वर्क नहीं मिल रहा है, तो ये बन जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इस टाइम पे ये शायद माइग्रेशन करते हैं, सिटीज़ में जाते हैं और काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाउ वी हैव विटनेस स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, पीपल बीइंग एम्प्लॉयड ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। स्कॉलर्स बोलते हैं पीपल कैन नॉट रिमेन कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशन वुड नॉट अलाउ देम टू बी सो। ज़्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहना डिफ़िकल्ट है बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो लिविंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। हम देखें बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट जॉब्स दैट नोबडी एल्स वुड डू, अनप्लीजेंट और इवन डेंजरस जॉब इन अनक्लीन अनहेल्दी सराउंडिंग्स, तो लोग फिर जो भी काम मिलता है उसको वो पिक कर लेते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव्स लेती है, जनरेट करती है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए टू फैसिलिटेट डिसेंट लिविंग फॉर लो इनकम फैमिलीज़ के लिए भी। नाउ बात करते हैं गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। इसमें ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोविड-19 के बैकड्रॉप में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पेपर एनालिसिस में हम इसे बहुत एवरी डे एवरी वीक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इसमें क्या है, 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वेजेस मिलेगी इन्हें। हर फैमिली के हर एडल्ट मेंबर को जो वॉलंटरी वर्क करना चाहता है, नॉन स्किल्ड वर्क, ऐसे यहाँ पे नॉन स्किल्ड वर्क करना चाहता है उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी। और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा, 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में होगा, अगर वर्क नहीं मिलेगा तो उसको उतना दिस कंपनसेशन, दिस भत्ता भी मिलेगा उसे। सो दिस इज़ राइट टू वेज को ये यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। ये स्कीम जो है ये मैनी मेजर्स हैं गवर्नमेंट का जो करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ये रूरल एरिया में जो डिस्ट्रेस टाइम होता है ना, उसमें एमजी नरेगा जैसी स्कीम काफ़ी काम आती है बिकॉज मैनी टाइम्स दे आर नॉट गेटिंग एनी इनकम, तो एटलीस्ट 100 डेज़ का तो पेड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और दिस इज़ गुड टू सस्टेन, ऐसा सोच के ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करती है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स ला सकती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कैटेगरी में। पहले कैटेगरी में यू हैव सीन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगी पीपल को, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज आते हैं, इंडस्ट्री, होटल, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे लोगों को काम दिया जाएगा। आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज इंक्रीजेज, देन ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मटेरियल फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइज प्रोवाइड होगा, विच ऑल्सो रेज द आउटपुट एंड हेंस इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा काम बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आता जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। ये एक तरीका होता है। गवर्नमेंट ओन स्टील कंपनी है, जैसे सपोज सेल का एग्जांपल लेते हैं, आउटपुट बढ़ेगा, डायरेक्ट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा काम आएगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। प्राइवेट कंपनीज़ में भी ऐसा होता है, जो स्टील को परचेज कर रही हैं तो ये क्या करेंगी, परचेज करेंगी स्टील फ्रॉम इट, विल ऑल्सो इंक्रीज देयर आउटपुट and thus employment. So this is the indirect generation of employment opportunity by the government initiatives in the economy. गवर्नमेंट ने फर्स्ट हैंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, इससे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई और दूसरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग गए। सो दिस इज़ द होल, यहाँ पे एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि आउटपुट आपका बढ़ रहा है, इकोनॉमी इज़ ऑन रोल। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि मैनी प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट एम्ड एट एलिविएटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी हटाओ, गरीबी उन्मूलन कैसे होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो, बिकॉज ये डिग्निफाइड वे ऑफ वर्क है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो सर्विसेज इन एरिया, जैसे कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर में, प्राइमरी एजुकेशन में, रूरल ड्रिंकिंग में, न्यूट्रिशन असिस्टेंस, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरेटिंग एसेट्स बना रहे हैं। एमजी नरेगा में एसेट्स बनाते हैं, ऑल्दो वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो उसके लिए सोशल ऑडिट का भी प्रोविज़न है। देन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड एसेट्स होते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन कुछ करा रहे हैं, सैनिटेशन, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, लेइंग ऑफ रूरल रोड्स, वेस्ट लैंड्स, डिग्रेडेड लैंड, ये सारी जो एक्टिविटी होती है ना, ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कोविड-19 के कारण इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गई तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टॉप हो गया और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए।
Now, let us talk about the conclusion. Changes in the structure of workforce in India होता रहा है. This keep on happening. जो समय होता है, समय के साथ nature of job change हो जाते हैं. मोस्टली सर्विस सेक्टर अभी बढ़ रहा है. एडवेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी है, नए नए जॉब एवेन्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं. एफिशिएंट स्मॉल स्केल ऑफन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज और स्पेशलिस्ट वर्कर साइड बाय साइड हो रहे हैं मल्टीनेशनल में. आप देखना कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही क्या है, से डिसीजन मेकिंग में उनका वर्क हो गया है. मैनी आर दिस लाइक दे आर साइकोलॉजिस्ट हैं. बहुत सारे नए नए टाइप के जॉब्स भी अभी बन रहे हैं यहाँ पे. देन इट मीन्स दैट बिग फर्म्स फाइंड इट प्रॉफिटेबल to close down some of its specialist department, legal, computer programming, customer service section, hand over कर देते हैं large number of small piecemeal jobs to very small enterprises. इसको हमने क्या बोला था, outsourcing होता है. Sometimes situated even other country में, यहाँ पे offshore कर दिया है आपने. ट्रेडिशनल नोशन होता है कि जो मॉडर्न फैक्ट्री और ऑफिसेज हैं इससे ऑल्टर कर रहे हैं इन सच अ मैनर दैट फॉर मैनी द होम इज़ बिकमिंग द वर्क प्लेस. आजकल वर्क फ्रॉम होम भी ऑन राइज है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है. तो ऑल ऑफ दीज चेंजेस हैज़ नॉट गॉन इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर. नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम मोर इनफॉर्मल विद ओनली लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू द वर्कर. लास्ट फ्यू डेकेड्स में हमने देखा रैपिड ग्रोथ हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदाउट साइमल्टेनियस इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इसने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इनिशिएटिव्स लें, जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया. गवर्नमेंट का काम होता है ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ऐसी पॉलिसीज़ करें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. सो इन रीकैप हमने देखा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सिचुएशंस इन इंडिया और इसमें कैसे ये सारे फैक्टर्स क्लब इन हो रहे हैं, कैसे ये प्ले हो रहा है यहाँ पे. ऑल दोज पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी हैंस कॉन्ट्रीब्यूट टू जीएनपी आर वर्कर. तो जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और उन एक्टिविटी का कॉन्ट्रीब्यूशन जीएनपी में जा रहा है तो वो बोलेंगे वर्कर. 2/5 of total population engaged in various economic activity, which is a good figure. Rural men, major section of workforce in India. Majority of worker जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. कैजुअल वेज लेबरर्स और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय भी हैं. ये लेस देन एंड हाफ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया वर्कफोर्स है. 3/5 जो वर्कर्स हैं ये एग्रीकल्चर में हैं. मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अलाइड एक्टिविटीज़ है इनका. ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ये डेसेलरेट हो रहा है विच इज़ नॉट अ गुड साइन. और अब कोविड-19 भी हो गया. पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में इंडिया ने विटनेस किया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर्विस सेक्टर में बूम हुआ था, मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में. नेचर ऑफ जॉब्स मोस्टली कैजुअल है. मेजर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयर इन द कंट्री गवर्नमेंट होती है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि 1 पर्सन का काम है उसके लिए 10 लोग लगा दिए हैं. वो काम तो कर रहे हैं बट वो अनएम्प्लॉयमेंट है और वो डिस्गाइज्ड है. चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है. अब वर्क फ्रॉम होम इज़ ऑन राइज, गिग इकोनॉमी इज़ ऑन राइज. देन गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव्स लेती है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. ये जितने भी हैं ना, आप नीति आयोग की रिपोर्ट्स देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखो, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड दिस ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल इनफॉर्मल, ये पूरी पॉलिसीज़ जो होती है ना इन सब चीज़ों पे बेस्ड होती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्सरसाइजेज. सो हु इज़ द वर्कर? वर्कर कौन है? डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है. इंडिया में जैसे क्या रेशो देखा था अपन ने, रूरल में एंड सिटी में, रिमेंबर, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशो. ये पॉपुलेशन है, इतने से कितने लोग वर्कर हैं. फॉलोइंग वर्कर में बेगार, चीफ, स्मगलर, गैम्बलर ऐसे भी हो सकते हैं. ऑनर ऑफ अ सैलून, ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए. इमर्जिंग जॉब्स क्या आ रहे हैं? देन हायर्ड वर्कर, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में क्या डिफरेंस था हमने देखा था, नंबर ऑफ पीपल. देन स्कूल जा रहे हैं, वर्किंग इन इस फार्म है तो उसको हम कैसे बोलेंगे? सम विमेन वर्किंग इन देयर होम, दे आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट वो जीएनपी में कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो वाई? अर्बन वुमेन और रूरल वुमेन में फाउंड वर्किंग, वाई? सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस. रेगुलर और सैलराइड एम्प्लॉयज़ और अर्बन एरिया में क्या इनका फिगर है? लेस वुमेन रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉयमेंट में है. देन रीसेंट ट्रेंड इन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देन हार्डली बीन एनी चेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज़, ये हुआ है 1970s के बाद. 60 ईयर्स के बाद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कंट्री में कमेंसुरेट विद द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन इंडिया. बिकॉज 90s में भी एक फेज़ ऐसा आया था जहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, दैट वॉज जॉबलेस ग्रोथ. फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे यहाँ इनफॉर्मल ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और गवर्नमेंट चाहती है फॉर्मल ज़्यादा हो बिकॉज दिस इज़ मोर रिलायबल और इसमें सेफ्टी नेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं. कैजुअलाइजेशन हो रहा है, कैजुअल वेज लेबरर्स हैं और वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर. हाउ यू विल नो वेदर अ वर्कर इज़ वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर? इनफॉर्मल में है ना तो उसको बहुत सारे दिस
पीएफ एंड वेजेस, पेंशन्स एंड ऑल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही होगी इनफॉर्मल सेक्टर में. सेफ्टी नेट, सिक्योरिटी कम होती है यहाँ पे. सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस. ऑल राइट, सो इन दिस चैप्टर वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट किस टाइप के होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्यों कोशिश करती है, एंड वेरियस वेज क्या है. एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी ओपन पढ़ा और एक पढ़ा डिस्गाइज्ड. ओके, देन वी टॉक अबाउट कि इनफॉर्मलाइजेशन के काफ़ी बेनिफिट्स नहीं है जबकि नुकसान बहुत ज़्यादा है. तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो फॉर्मल है ये बढ़े और ये इनफॉर्मल है ये कम हो. हमने जेंडर वाइज इसमें देखा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वर्क का. देन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल ज़रूरी होता है फॉर्मल वर्क में. ये टर्म याद रखिए, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, ये बढ़ता जा रहा है अभी. ये कुछ फेज था. तो दिस इज़ जॉबलेस ग्रोथ. जीडीपी बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा है. चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. देन दिस इज़ फर्म, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज में वर्क कर रहे हैं तो दोज आर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयड. Then these are certain self-employed and hired workers. ये participation of people in employment है, and this is workers and employment, and this is the chapter employment growth in formalization and other issues. So ये था chapter number 7. नाउ विल टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 में. ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रेलेवेंस क्या है, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हेल्थ एंड दिस ऑल. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर नंबर 8 in next video. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.